Past is the key to the present and future. By keeping this statement in my mind, I have analyzed the last year question papers of DSSB PGT Commerce, and I have found out that most of the questions were asked from the topics like financial management, financial accounting, business management, international organizations like World Trade Organization, IMF and World Bank, human resource management, cost accounting, and class 11th and 12th accountancy and business studies. Other areas were also asked, but the major chunk of the questions were from these subjects. In our video lectures, we will be covering all these subjects holistically, and we will start from human resource management. In human resource management, we will study human resource management, human resource planning, job analysis, job design, recruitment and selection, employees training and development, performance appraisal, job evaluation, wages and salary administration, job changes, employees health, safety and welfare. So the first topic is human resource management. I will be teaching in both the language Hindi and English. टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. इस टॉपिक को मैं तोड़ देता हूँ. सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स को समझेंगे, फिर मैनेजमेंट को समझेंगे. ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स वो रिसोर्स है जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, जो वर्क फोर्स हमारे यहाँ काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स. सपोज इन स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, ऑल दोज पीपल हु आर वर्किंग इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स. हमें पता है दो ही तरह के रिसोर्स होते हैं, मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्स. मटेरियल रिसोर्सेज में आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, मनी, मशीन्स. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन सभी रिसोर्स को यूज़ करने वाला, अरेंज करने वाला कौन होता है? ह्यूमंस. तो ह्यूमन रिसोर्स कौन होते हैं? ह्यूमंस को रिसोर्स क्यों कहा जाता है? पहली बात तो क्योंकि उनके पास नॉलेज होती है, उनके पास स्किल होती है, उनके पास एबिलिटी होती है, उनके पास थिंकिंग स्किल्स होती है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं, इसलिए उनको रिसोर्स कहा जाता है. अब उस रिसोर्स को हमें मैनेज करना है, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ओके. और जहां भी मैनेजमेंट की बात आ जाती है वहां पे हम कुछ स्टेप्स लेके आते हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, एज यू ऑल नो. जब मैनेजमेंट फाइनेंस के साथ लग जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हम मैनेज करेंगे, प्लानिंग भी करेंगे, ऑर्गेनाइज भी करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट सिर्फ किस चीज़ की करेंगे? ओनली फाइनेंस की. जब मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स के साथ लग जाता है तो यहाँ भी प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट कहाँ तक लिमिट रहेगा? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स तक. और जो हम एक किताब पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें मैनेजमेंट जर्नल मैनेजमेंट रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. लेकिन जब मैनेजमेंट को हम फाइनेंस के साथ जोड़ देते हैं तो मैनेजमेंट करेंगे लेकिन सिर्फ फाइनेंस का. मैनेजमेंट को जब ह्यूमन रिसोर्स के साथ जोड़ देते हैं तो मैनेजमेंट करेंगे लेकिन सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज का. सो यहाँ भी हमने मैनेजमेंट को जोड़ दिया है ह्यूमन रिसोर्स के साथ. तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे और कंट्रोलिंग करेंगे. किस चीज़ के लिए? ह्यूमंस को प्रोक्यूर करने के लिए. प्रोक्यूर मतलब रिक्रूट करने के लिए, अपनी कंपनी में लेके आने के लिए. उनको लेके आने के बाद डेवलप करने के लिए उनको ट्रेनिंग कराएंगे, डेवलपमेंट करेंगे. डेवलपमेंट के बाद कंपनसेशन करने के लिए. कंपनसेशन क्या होता है? उनको कैसे सैलरी दी जाए, उनको क्या वेजेस दी जाएं, क्या बेनिफिट्स दिए जाएं. उसके बाद इंटीग्रेशन, ह्यूमंस को, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को और ऑर्गेनाइजेशन को, उन दोनों को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट होए. उसके बाद मेंटेनेंस. यस, आपने ह्यूमंस या ह्यूमन रिसोर्स को आप ले आए कंपनी में, आपने डेवलप कर दिया, आप उनको अच्छी सैलरी दे रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप क्या चाहते हो कि वो हमारी कंपनी को छोड़ के ना जाएं, इसलिए आप मेंटेन करना चाहोगे उस ह्यूमन रिसोर्स को. इन सभी प्रोसेस को ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहा जाता है. अब मैं एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की क्या है. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, organizing, directing, controlling,
For what? For procurement of human resources, for development of human resources, for maintenance of human resources, for compensation of human resources. इन सब ऑब्जेक्टिव्स के लिए हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ते हैं. ओके, नाउ वी विल स्टडी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल एस्टिमेट द नीड ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज. हम एस्टिमेट करेंगे कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की कितनी ज़रूरत पड़ने वाली है और उस ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाएगा, वो सब प्लानिंग करेंगे. जैसे कि सपोज करो हमारी कंपनी एक और फैक्ट्री शुरू करने वाली है, नई फैक्ट्री शुरू करेगी, तो जनरल सी बात है कि वी विल रिक्वायर मोर ह्यूमन रिसोर्स. हमें ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. अब उस ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. हम एस्टिमेट लगाएंगे कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और उसको कैसे पूरा किया जाएगा, वो प्लानिंग करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड एज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ओके, पिछली बार ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की डेफिनेशन से ही क्वेश्चन आया हुआ था DSSB में. यू कैन चेक द लास्ट ईयर पेपर, जो डेफिनेशन हमने कवर की है. नाउ वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. itself इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. प्रोसेस क्या है, हमें कैसे पता लगेगा, हम कैसे एस्टिमेट लगाएंगे कि हमें कितने ह्यूमन रिसोर्स चाहिए और वो कैसे पूरी होएगी. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस इज एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स. हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के पहले प्लान देखेंगे, हमारी प्लानिंग क्या है. भाई हम फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं या फ्यूचर में हम कुछ फैक्ट्रीज बंद करने वाले हैं. जैसे कोरोना टाइम चल रहा है अभी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैव रिड्यूस्ड देयर ऑपरेशंस. अब उन्होंने ऑपरेशंस को रिड्यूस किया है, तो इसका मतलब उनकी जो वर्क फोर्स पहले काम कर रही थी उसके मुकाबले वर्क फोर्स कम काम कर रही है. इसका उल्टा भी हो सकता है. कोई ऑर्गेनाइजेशन ये भी सोच सकती है कि हमें फ्यूचर में ग्रो करना है, हमें एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री से 5 फैक्ट्री लगानी है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हम लोग ग्रो करने वाले हैं. तो हम पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव देखेंगे. हमारी ऑर्गेनाइजेशन चाहती क्या है? वो ग्रो करना चाहती है या अपने ऑपरेशंस को ट्रिम मतलब शॉर्ट करना चाहती है? अगर ग्रो करना चाहती है तो ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. अगर अपने ऑपरेशंस को ट्रिम करना चाहती है तो हमें कम ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो सबसे पहला पॉइंट है वी विल एनालाइज द ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स. सेकंड पॉइंट इज फॉरकास्टिंग डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स. अब हमें ऑर्गेनाइजेशन का प्लान पता लग गया कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहती है. सपोज करो मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है. अब ये तो पता लग गया ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी तो मुझे कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी. इस चीज को पता करने के लिए सेकंड स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज फॉरकास्टिंग डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्स. अब फॉरकास्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं कि भाई ऐसे पता लगा लो, ऐसे पता लगा लो. हम सब देखेंगे कि कैसे पता लगाते हैं. सबसे पहला और सिंपल तरीका है दैट इज कॉल्ड एज मैनेजरियल जजमेंट. जो मैनेजर कि भाई ऐसे पता लगा लो, ऐसे पता लगा लो, हम सब देखेंगे कि कैसे पता लगाते हैं. सबसे पहला और सिंपल तरीका है दैट इज कॉल्ड एज मैनेजरियल जजमेंट. जो मैनेजर्स होते हैं वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस पे बता देते हैं, यार एक फैक्ट्री में ना जनरली 100 लोग काम करते हैं, आप 2 फैक्ट्री लगा रहे हो तो 200 लोग रिक्रूट कर लो. तो इस केस में कि कोई साइंटिफिक तरीका नहीं है. इस केस में सबसे पहले क्या किया, मैनेजर्स जो थे, एक्सपीरियंस मैनेजर्स थे, उन्होंने बोल दिया कि भाई अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता दिया कि हमें लगभग इतने लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है. दिस इज़ द फर्स्ट मेथड टू फोरकास्ट द ह्यूमन रिसोर्स एस्टिमेशन दैट इज कॉल्ड एज मैनेजरियल जजमेंट. सेकेंड मेथड थोड़ा सा साइंटिफिक है दैट इज कॉल्ड एज वर्क स्टडी मेथड. वर्क स्टडी मेथड क्या, ये मेथड्स पता होने चाहिए. क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स को एस्टिमेट करने के मेथड्स कौन से हैं. पहला मेथड मैंने बताया मैनेजरियल डिसीजंस. सेकंड मैं बता रहा हूँ वर्क स्टडी मेथड. वर्क स्टडी मेथड में हम क्या करते हैं, हम टोटल वर्क देख लेते हैं कितना है. सपोज करो मैंने ये सोच लिया कि 1 साल में मैं 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करूंगा. फाइन, 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करूंगा. अब फिर मैं ये देखूंगा कि एक वर्कर सपोज करो 1000 यूनिट बना सकता है 1 साल में. तो 1 लाख यूनिट मुझे प्रोड्यूस करनी है, एक वर्कर 1 साल में 1000 यूनिट बना लेता है. तो दैट मीन्स मुझे दैट इज कॉल्ड एज 100 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी. अब यहां से मुझे एक एस्टिमेट मिल गया
कि वर्क कैलकुलेट किया। पहले मैंने तो टोटल वर्क कितना करना है, उसके बाद मैंने कैलकुलेट किया कि पर वर्कर कितना काम कर सकते हैं, उसको उससे डिवाइड कर दिया, तो मुझे एक नंबर ऑफ वर्कर्स मिल गए कि मुझे इतने वर्कर्स चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज वर्क स्टडी मेथड्स। इन मेथड्स की ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नो द नेम। एंड द थर्ड, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन दिस एस्टिमेशन प्रोसेस इज रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। हम ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड बोले तो पिछले साल्स के ट्रेंड देख लेते हैं कि भाई पिछले साल्स इतने लोग काम कर रहे थे तो इतना आउटपुट आ रहा था, और फ्यूचर में हमें इतना आउटपुट चाहिए तो इतने लोग लगेंगे। दैट इज कॉल्ड एज रेशियो ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें हम पास्ट ट्रेंड को देख लेते हैं। नेक्स्ट इज वर्कलोड एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस वर्क स्टडी एनालिसिस के तरह ही है। वर्कलोड एनालिसिस हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी करते हैं। वर्कलोड देख लेते हैं कि वर्कलोड कितना रहेगा। वर्कलोड के बेसिस पे ही तुमने देखा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस वर्कलोड ओनली व्हाट इज कॉल्ड एज दिस गेस्ट फैकल्टी इज अरेंज्ड, कि वर्कलोड ज़्यादा है तो वी नीड मोर फैकल्टी, वर्कलोड कम है तो वी नीड लेस फैकल्टी। सो दिस इज पार्ट ऑफ प्लानिंग ओनली। एंड नेक्स्ट इज वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स जो हमारे यहाँ काम कर रही है फिलहाल, उसका भी एनालिसिस करना जरूरी है। जैसे मैंने सोच लिया मेरे यहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं और मुझे सिर्फ 50 लोग चाहिए, तो टोटल मेरे पास 150 वर्क फोर्स हो जाएगी। लेकिन मुझे इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो 100 लोग मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग फ्यूचर में छोड़ के जा सकते हैं, कुछ लोग रिटायर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों की प्रमोशन हो सकती है, कुछ लोग ले ऑफ भी किए जा सकते हैं। तो जो वर्क फोर्स मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास 100 लोग फिलहाल काम कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में उनमें से कुछ लोग मेरे पास ना रहें। तो इस चीज़ के एनालिसिस को बोलते हैं वर्क फोर्स एनालिसिस, कि जो हमारे पास करंट वर्क फोर्स है ना, उसको भी आप एनालाइज करो। तो ये सब कुछ मेथड्स हैं एस्टिमेट करने के कि हमें कैसे पता लगे कि हमें फ्यूचर में कितनी वर्क फोर्स लगेगी। अब यहां से हमें पता लग गया कि हमें इतने लोग चाहिए। नाउ वी विल फोरकास्ट दी सप्लाई। अब इतने लोग चाहिए, सपोज करो मुझे 150 पर्सन्स चाहिए, 100 मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, और इन सब मेथड से मुझे पता चल गया कि आई नीड 50 मोर पर्सन्स। तो 50 लोग एक्स्ट्रा कहाँ से आ सकते हैं? नाउ आई हैव टू फोरकास्ट दी सप्लाई। इन लोगों की सप्लाई कहाँ से होगी? हमें पता है सप्लाई सिर्फ 2 जगह से हो सकती है, वन इज इंटरनल, सेकेंड इज एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट हो सकती है, इंटरनल प्रमोशंस हो सकती हैं, ट्रांसफर्स हो सकती हैं। सपोज करो फैक्ट्री ए में लोग ज़्यादा हैं, फैक्ट्री बी में लोग कम हैं जहाँ मुझे लोग चाहिए, तो मैंने फैक्ट्री ए से लोग ट्रांसफ़र कर दिए 5 बंदे फैक्ट्री बी में, तो फैक्ट्री बी में अब लोग बढ़ गए जहाँ मुझे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत थी। तो दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल रिक्रूटमेंट, इंटरनल सोर्स है ये। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल सोर्स वो होता है जिसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट निकाल के बाहर से लोगों को अपनी कंपनी में भर्ती कर सकें। तो इस तरह सप्लाई की जा सकती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर गैप्स। अब हमारे पास सप्लाई का भी पता लग गया हमें कि सप्लाई कहाँ कहाँ से हो सकती है। अब हमें ये भी पता लग गया कि हमारी डिमांड कितनी है। अब उनके बीच में अगर कोई गैप है तो दैट गैप हैज़ टू बी सॉर्ट आउट। कई बार क्या हो जाता है कि हमें 150 पर्सन चाहिए थे, सप्लाई आ गई 160 की, तो हमारे पास सरप्लस सप्लाई होगी, तो हमें 10 लोग निकालने पड़ेंगे। या ऐसा हो जाता है डेफिसिट भी हो सकता है, हमें लोग चाहिए 150, हमारे पास लोग हैं 140, तो डेफिसिट हो जाता है, तो हम उनको रिक्रूट करेंगे। तो मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ गैप चेक कर रहे हैं, गैप कुछ है या नहीं है। अगर कोई गैप नहीं है देन वी विल एक्शन प्लान। नेक्स्ट पॉइंट इज हम प्लानिंग कर देंगे एक्शंस की कि क्या क्या करेंगे। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब जो भी सब प्लानिंग की है ऊपर से प्रोसेस फर्स्ट स्टेप से यहाँ तक, उस सब प्लान को हम टाइम टू टाइम मॉनिटर करेंगे। अगर उसमें कोई डेविएशन आ रहा है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग।